नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। रेलवे एग्जाम्स के लिए हम लोग मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित। प्रीवियस ईयर के सवाल ले रहे हैं, नए रिलेवेंट सवाल भी हम लोग शामिल करने चल रहे हैं। रेलवे की एनटीपीसी के एग्जाम्स, एएलपी के एग्जाम्स और ग्रुप डी के एग्जाम्स को कवर करने वाली ये प्रैक्टिस है। सवालों का नेचर, सवालों की पूरी जो सोर्स है वो रेलवे का एग्जाम्स ही है। आप रेलवे के एग्जाम्स का प्रॉपर फीलिंग यहाँ से कर सकते हैं। ग्रुप डी की परीक्षा के सवाल, एनटीपीसी, एलपी जो भी ग्रेड 3 टेक्नीशियन का एग्जाम होता है, हर तरह के एग्जाम्स को यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। सारे वो सवाल लिए जाएंगे जो अलग अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं, अलग अलग जो है पैटर्न से पूछे जाते हैं। तो मैं सभी सवालों को आपको प्रॉपर सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से अपने पूरे कमिटमेंट से एक एक सवाल को अच्छे से हल करते चलिए, अपने रिस्पॉन्स भी देते चलिए, फीडबैक भी और प्रॉब्लम भी, सब कुछ हमें अपडेट करते चलिए। आइए शुरुआत करता हूँ मैं आज के सेशन के पहले सवाल से। पहला सवाल देखिए ध्यान से, एक बहुत ही शानदार वर्डिंग का सवाल है। क्वेश्चन क्या है? एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई, मतलब एक्सपायर कर गई, और जो शेष जनसंख्या बची थी उसमें 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। जैसे कोरोना महामारी थी, पहले तो युद्ध आप देख रहे हैं, इस समय युद्ध चल रहा है भारत पाकिस्तान का, और ये बहुत ही खतरनाक समय होता है जब युद्ध चलता है। कितना भी बड़ा देश हो, कितना भी अमीर देश हो, युद्ध बहुत खराब चीज होती है। युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, और शांति बहुत इंपॉर्टेंट होती है जीवन में। लेकिन देखिए 20% लोग युद्ध से खत्म हो गए, 5% लोग महामारी से खत्म हो गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या इन सब के बाद भी 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या अर्थात प्रारंभ में शहर की जनसंख्या क्या थी? ग्रुप डी का एग्जाम था 30/9/2022, अर्थात लेटेस्ट सवालों को लिया जा रहा है, शिफ्ट 1 का सवाल था। यह सवाल पूरी तरह से सतत प्रक्रिया पर आधारित है। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल जनसंख्या क्या थी और न्यू क्या है जो वर्तमान में अभी हमारे सामने है। और एक चीज दिमाग में रखिए कि ये सवाल चाहे आय व्यय से बनता हो, चाहे ये सवाल चुनाव से बनता हो, जब हमारे पास कोई एक वैल्यू होती है, कलेक्शन होता है, उसमें से कुछ चीजें हम खर्च कर देते हैं, निकाल देते हैं, वो जो निकला पार्ट हमारे अगले कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे हम जितना पैसा एक से एक मद में खर्च करते हैं, जो खर्च हुआ तो खर्च हुआ, जो बचा उसी से अगला खर्च होता है। सेम वही प्रोसेस है। अगर 20% जनसंख्या युद्ध के कारण एक्सपायर कर गई, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। कहूंगा अगर जनसंख्या थी 5, कितनी थी जनसंख्या? अगर थी 5, तो 5 में से 1 निकल गई तो बची कितनी? 4। इसके बाद अगला देखिए क्या लिखा है, 5% लोग महामारी से चले गए, तो 5% होता है 1/20, करेक्ट। इसका मतलब अगर 20 बचे थे तो 20 में 1 निकल गए तो कितने बचे होंगे बताइए? 19 बचे थे आफ्टर महामारी, करेक्ट। इन सब के बाद देखिए हम ऐसे सोचेंगे कि हमारी पूरी जनसंख्या कितनी थी? 100, और उसके बाद बचे कितने इन सब के बाद? 76। समझ रहे हैं? इस 76 का मान अपने आप को दिया हुआ है सवाल में, अगर नोटिस करिए तो 15,200। 76 का मान दिया है, देखिए 15,200। आपसे पूछा है कि प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी। 76 से इसको डिवाइड करिए, 2 बार जाएगा, 200 हो गई। 200 का आप 100 से गुणा करिए। प्रारंभ में जनसंख्या 20,000 थी, तो 20,000 की वह पॉपुलेशन उस शहर में थी स्टार्टिंग में, जिसमें से आपको दिख रहा है कि पहले 20% की डेथ होती है वार की वजह से, लड़ाई की वजह से, और 5% एक्सपायर कर जाते हैं किसकी वजह से? महामारी की वजह से। तो प्रारंभ में 20,000 जनसंख्या थी। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर है, एकदम क्लियर करिएगा। अगले सवाल पर आइए। एक विक्रेता ने, देखिए ध्यान से, 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। ठीक है, कितने क्विंटल गेहूं? 200। एक क्विंटल का रेट 1200 है, 200 क्विंटल उसने खरीदा। उसने क्या किया? 10,000 रुपए उसके परिवहन और भंडारण, मतलब स्टोर करने में और उसको लाने में खर्च कर दिया। फिर उसने क्या किया? यदि वह 13 रुपए प्रति किलो की दर से यह गेहूं बेचा, तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमको बताना है। तो अगर आप उसके कुल खर्च की बात करिए, टोटल जो उसने खर्च किया है, समझिएगा, टोटल जो उसका एक्सपेंस हुआ है, सबसे पहले आप देखो 200 क्विंटल खरीदा। ठीक है, 200 क्विंटल खरीदा, और 200 क्विंटल को किस रेट से खरीदा बताइए? यहाँ पर 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। तो 12 दूना क्या होता है? 24। 24 के बाद कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो। मतलब बेसिकली आप इसको 2,40,000 कह सकते हैं। जो कुल खर्च हो रहा है 2,40,000, उसमें 10,000 और जोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो खर्च होता है ये भी उसी का पार्ट होता है। 2,50,000 तो टोटल खर्च हो गया, करेक्ट है। अब फिर क्या किया उसने? सारा गेहूं उठा लिया और सारे गेहूं को बेच डाला। अब देखो यहां से एक चीज आप समझ लीजिए, यहाँ पे हम इसको पूरा अमाउंट इसलिए ले रहे हैं, पूरा क्वांटिटी, क्योंकि इसमें 10,000 इसने ए खर्च किया था। अगर ये 10,000 ए वाला खर्च ना होता ना, तो हम वहां से केवल 1 क्विंटल का रेट निकालते और वहीं से हम लोग परसेंट बता देते कि कितने परसेंट का फायदा नुकसान हो रहा है।
समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने इस 10,000 का उपयोग था, इसलिए 10,000 को हम लेकर चल रहे हैं। अब मैं एक चीज कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 1 क्विंटल गेहूं का रेट बता सकता हूँ कि 1 क्विंटल गेहूं के लिए हमने कितना खर्च किया था। जैसे अगर आप सोचो 1 क्विंटल बता सकते हो, 1 किलोग्राम बता सकते हो। जैसे इसने दिया कि 13 रुपए प्रति किलो, 13 रुपए प्रति किलो की दर से उसने गेहूं बेचा, तो इसका मतलब 1 क्विंटल के लिए 1300 रुपए प्राप्त किया। 1300 रुपए क्या किया? प्राप्त किया। अगर 1 क्विंटल के लिए 1300 रुपए प्राप्त किया, तो अब ये बताओ कि यहाँ पर 1 क्विंटल का रेट क्या होगा। 1 क्विंटल का रेट अगर आप सोच रहे हैं, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, समझ रहे हैं। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, तो पहले आप 2 जीरो खत्म करिए, तो जो 2500 आया है ना, 2 क्विंटल का दाम है, 2 क्विंटल का, करेक्ट 2500 है। तो 1 क्विंटल का रेट कितना हो जाएगा बताइए? 1 क्विंटल का रेट हो जाएगा 1250। 1250 यहाँ पर 1 क्विंटल का क्रय मूल्य है और 1300 रुपए 1 क्विंटल का विक्रय मूल्य है। फायदा देख लीजिए आप लोग, ये खत्म कर लीजिए पहले, ये 0 0 से खत्म, ठीक है। 125 से 130 का मतलब 5 की वृद्धि है। 5 गुणे 100 बटे आप 125 कर दें, ठीक है। 25 पंचे होता है, 25 चौके होता है, 5 से 5 कटा, 4% का प्रॉफिट यहाँ पर ओवरऑल उस दुकानदार को इस पूरे सौदे में हो रहा है। एनटीपीसी 21/1/2021 का सवाल था। आप लोग इस तरह के सवाल को प्रॉपर फेस करिए। लॉजिकल है, थ्योरी ज्यादा होती है, करना चाहेंगे तो बड़े आराम से कर पाएंगे, सवाल हल होता है। अगले सवाल पर एक निश्चित धनराशि, ध्यान से देखते चलिएगा। एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई थी, 2 साल तक के लिए, और उस पर ब्याज की जो गणना है वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई थी। समझ रहे हैं, 40% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल तक के लिए निवेशित किया गया था। अब सवाल हमसे कहता है कि यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाए, तो 2 वर्ष के बाद जो परिपक्वता पर देय धनराशि है, तो कि 2 साल के बाद जो पैसा मतलब मेच्योर वैल्यू है, वो जो है ना 4,544 रुपए ज्यादा हो जाती है। निवेश की गई धनराशि हमको बतानी है क्या होगी। सुनिए, सबसे पहले नॉर्मली आप अगर 40% को लेकर चलिए, तो 40% का जो भिन्न वैल्यू होता है 2/5 होता है। मैं कह सकता हूं कि पहले 5 था, 5 में 2 जोड़कर 7 हुआ, फिर 5 से 2 जोड़कर 7 हुआ, करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 25 से 49 हुआ, 25 से कितना हुआ? 49 हुआ। और 25 से 49 का मतलब आप खुद ही सोच लो कि कितना बढ़ रहा है। 25 से 49 का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 24 बढ़ रहा है। तो 24 गुणे 100 बटे हम कितना कर दे? 25। तो 25 चौके 100 होता है, 24 चौके 96। 96% यहाँ से ब्याज मिलता अगर वह साधारण चक्रवृद्धि ब्याज के डायरेक्ट वार्षिक आधार पर चलता। समझ रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो, इसने कहा कि अगर ये अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में एक चीज दिमाग में रखिएगा, दर आधी हो जाती है और समय 2 गुना हो जाता है। तो दर मतलब जो 40% थी वो कितनी हो जाएगी? 20%। और समय जो 2 वर्ष है वो 4 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 वर्ष। तो यहाँ पर 20% 1/5 होता है। समझ रहे हैं। 5 से कितना हुआ? 6। 5 से कितना हुआ? 6। 5 से कितना हुआ? 6। और 5 से कितना हुआ? 6। करेक्ट है। इस प्रकार से इसको देखा जाए तो 625 है और ये आपका 1296 है। तो चेक करिए कितना बढ़ रहा है भाई। 625 है 5 की पावर 4 और 1296 आप समझ रहे हैं कितना होता है? 1296 6 की पावर 4 होता है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है। 6 से 5 1 है, 9 से 2 7 है, 12 से 6 671 है, गुणे 100 है, बटे 625 है। ठीक है, 625 है। 25 25 में होता है, 25 चौके होता है। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 4 1 के 4 है, 4 7 28, 8 हासिल 2, 4 6 24, 24 2 कितना होता है? 26, बटे आप 25 कर दें। 25 से डिवाइड कर दिए कितना होता है? 25 1 के 25 है और 1 8, तो 0 लगाना पड़ेगा, 4 आया। 25 7 175 है। 175 के बाद 9 होता है, तो फिर 25 25 25 75 ही होता है। समझिएगा 25 75 ही है और दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग को पहले चेक कर लेना है कि हमारा क्या मतलब फाइनली क्या बनकर वैल्यू आ रही है, कितने की वृद्धि हमको देखने को मिल रही है। देखिए 25 1 के 25 है, 1 8 आया, 0 बढ़ाया, 4 किया, 25 7 175, 175 9 184 होता है, दशमलव लगाया, 9 0, 25 3 75, 25 छक्का 150। ये आपके सामने 107.36% का ब्याज दर आ रहा है। इन दोनों के बीच का फर्क चेक करिए, कितने का फर्क है भाई। 4 जुड़ेगा, 4 7 11, 11.36% है। 11.36% की वैल्यू आपके सामने दिया है। 11.36% की वैल्यू आपके सामने दिया है कितना? 4544। करेक्ट है। आपको निकालना है 100%।
100% का मान निकालिए, देखिए अपने आप आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो अपने आप, परसेंट हटा दीजिए, 2 जीरो अपने आप बढ़ गया। 4 बार मेरे ख्याल से जा रहा है, देखिए 4 छंगे 24 होता है, 4 तिया 12 2 14 होता है, 4 एक के 4 एक 5, 4 एक बिल्कुल 4 बार, और 4 से इसको गुणा कर दीजिए, 40,000 रुपए हो जाएगा। 40,000 का धन था। देखिए कुछ चीजें सॉर्ट कर सकते थे, जैसे 40% को अगर जो हमने इस तरह से किया, हम 40 40 80 16 96 डायरेक्ट लिख सकते थे। चक्रवृद्धि पर जाते तो 40 का 40 2 बार अगर हम लोग सतत अप्लाई करते तो 96 हो जाता। अब हमको अर्धवार्षिक समझना था। अर्धवार्षिक का मतलब ही होता है कि आप दर आधी करते हैं, समय 2 गुना करते हैं, तो दर हमारा 20% होगा, 4 बार का सतत अप्लाई करना होगा 20 पर, तो 20 पर अप्लाई करने से 107.36 आ रहा है। दोनों के बीच की जो डिफरेंस है मेच्योरिटी वैल्यू, मतलब इधर के मेच्योर में और इधर के मेच्योर में जो फर्क होने वाला था, वो आपको यहाँ इतना दिया था, परसेंटेज में हमारे पास 107, मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 11.36% का आया था। इसको हमने कंपेयर किया और हमसे पूछा निवेश की गई धनराशि क्या थी, 100% हमने कैलकुलेट करके दिया, आंसर आपके सामने। क्लियर? चलो, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की, एक पिता है, कह रहा उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। करेक्ट है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुना होगी। 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु पिता की आयु की 2.5 गुना होगी। पुत्र की वर्तमान आयु हमको बताना है। समझ रहे हैं? देखिए ये हमारे हमारे सामने जो स्थिति है वो वर्तमान की ही है। करेक्ट? ये वर्तमान की है। इस समय वर्तमान में देखिए फादर है एंड सन है, लिखा है पिता पुत्र का 4 गुना है। ग्रुप डी का सवाल है, ठीक है। यहाँ पर पुत्र अगर 1 है तो पिताजी कितने हैं, 4 के हैं। सवाल में हमसे कहता है कि अगर हम 10 साल बाद जाते हैं, 10 साल अगर हम बाद जाते हैं तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुना। 2.5 गुना को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 2.5 है, दशमलव हटा दे, 0 आया, 5 दूना 10, 5 पचे 25, मतलब इस समय पुत्र अगर 2 है तो पिताजी कितना है, 5 है। अब आपको यहाँ पर सवाल अगर हल करना है तो आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ तक का समय गैप कितना है। पता चला 10 का है। रेशियो गैप चेक करिए, 1 बढ़ रहा है और 1 बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है, 1 बढ़ा है 1 बढ़ा है। अगर ये सेम ना बढ़ा होता तो हम इसको सेम करते। अब 1 का मान कितना है, 10 है। सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु 1 ही है और 1 बराबर 10 आप लिख सकते हैं। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपके सामने 10 वर्ष है, जो आपसे नंबर सी में दिया है। ठीक है? आप अगर पिता की उम्र पूछते 10 के 40, वर्तमान के लिए पूछा तो 10 के 40 पिता की उम्र हो जाता। ठीक है? जैसे पूछेगा उस हिसाब से आंसर हम लोग इजीली कर सकते हैं। सवाल आपका एज रिलेशन का था, ठीक ही सवाल है, बहुत टफ नहीं है, इजीली हम लोग कर सकते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक, चलिए। ए एक कार्य का 2/5 भाग x दिनों में करता है। एक कार्य का 2/5 भाग x दिन में, उसके बाद बी को कॉल करता है, बी को बुलाता है, और वो मिल करके शेष कार्य को 6 दिनों में करते हैं। जो बचा कार्य होता है दोनों मिल करके 6 दिनों में करते हैं। यदि बी अकेले 100/6 दिन में पूरा कार्य कर लेता है तो x का मान हमको बताना है। आइए हम लोग कर लेते हैं। देखिए समझिएगा, एनटीपीसी का सवाल है, सीबीटी 2, और 2016 बहुत पहले का सवाल है। देखिए कैसे सवाल था। एक कार्य का 2/5 हिस्सा, भाई काम अगर टोटल 5 है तो उसका 2 हिस्सा करता है, तो इसका मतलब बचता कितना है आप खुद ही समझिए, 3 हिस्सा बचता है। सवाल कहता है कि दोनों मिलकर के a प्लस बी 3/5 भाग को, ठीक है, a प्लस बी 3/5 भाग को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। सवाल ये कहता है कि दोनों मिलते हैं, देखो जब पहले तो a करता है 2/5 भाग, x दिन में करता है, ठीक है। इसके बाद b को बुलाता है और दोनों मिलते हैं, शेष काम मतलब 3/5 काम को 6 दिन में करते हैं। इसका मतलब अगर उन्हें हम पूरा काम सौंप देते इन दोनों को तो 10 दिन इन्हें लगता कार्य को पूरा करने में। ठीक, अब a प्लस बी हम समझ गए कि पूरे काम को कर पाते हैं 10 दिन में। और एक चीज और दिया है कि b को अकेले हम सौंप दें, कि b को काम करने को दे दें, तो इसे 100 बटे कितना दिन लगता है, 6 दिन। ऐसे में अगर टोटल वर्क हम 100 बना लें ऊपर की संख्या के हिसाब से, तो a प्लस बी की क्षमता 10 काम की है एक दिन में करने की, और b की क्षमता देखिए 100 से 100 कटा 6, एक दिन में 6 काम करने की। अगर b की क्षमता एक दिन में 6 काम करने की है तो a की क्षमता एक दिन में 4 काम करने की है, मतलब a एक दिन में 4 काम कर सकता है। a एक दिन में कितना काम कर सकता है, 4 काम कर सकता है। अब आप खुद सोच लीजिए, अगर a से काम करवाते पूरा काम, तो पूरा काम ये कितने दिन में करता, 25 दिन में करता, 25 दिन में करता। समझ रहे हैं? एक दिन में क्या करता, मतलब पूरे काम को करने के लिए a को कितना समय लगता, 25। लेकिन सवाल पूछा क्या है, सवाल में पूछा x का मान बताओ। दरअसल उस समय a ने क्या किया था, 2/5 काम को किया था। मुझे आपको ये कंफर्म करना था कि अगर वह पूरा काम एक काम को करता है 25 दिन में,
तो 2/5 काम को कितने दिन में किया होगा? 2/5 गुणे 25 कर दीजिए, 5 पचे 25 और 10 दिन में किया होगा। मतलब उस 2/5 काम को ए ने कितने दिन में किया होगा? 10 दिन में। तो 10 ही आना चाहिए सवाल के लिए राइट सोल्यूशन, कि ए मतलब एक्स का मान ही पूछा था जो शुरुआत में ए ने काम किया था, उसी दिन को हमसे कंफर्म करना था। 10 दिन लगता ए को 2/5 काम करने में, क्योंकि पूरा काम करने में उसे कितना समय लगता है? 25 दिन। तो 2/5 काम करने में कितना लगेगा? केवल और केवल 10 दिन। 10 दिन में वह उस 2/5 काम को किया था। समझ में आई बातें? टाइम एंड वर्क का बढ़िया सवाल है। देखिए एक शानदार सा सवाल आपके सामने फिर से आ रहा है, ग्रुप डी का सवाल है लेकिन शानदार सा सवाल है। 2018 में इस तरह का सवाल आपको देखने को मिला था। सवाल क्या है? एक ही समय पर चलने वाली दो कारें हैं, ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में टी घंटे बाद मिलती हैं। जैसे देखिए एक जर्नी थी, ठीक है, यहाँ से ए चली इधर, यहाँ से बी चली इधर, दोनों एक दूसरे को मिले टी समय पर, या इतनी दूरी तय करके आई या इतनी दूरी तय करके आई। इसके बाद उन्हें गंतव्य तक पहुंचना है। इसे अपने गंतव्य तक बची दूरी को जो इसने तय किया है करने में 5 घंटे लग रहे हैं। इसे जो है वही अगली दूरी जो इसने तय किया था तय करने में 6 घंटे लग रहे हैं। ये टाइम हो गया T1 इसका और ये टाइम हो गया T2। ऐसी केस में इनकी जो स्पीड होती है S1 स्पीड का जो रेशियो बनता है दोनों का, ये उल्टा हो जाता है, √T2/T1 हो जाता है इनकी चालों का अनुपात। जब बची दूरियों को ये लोग T1 और T2 समय में तय करती हैं मिलने के बाद, तो इनकी चालों का अनुपात रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल भी क्यों? क्योंकि चालें समय की व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, समय भी चालों के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर तुरंत रेशियो, जैसे पहले का देखिए, ये पर्सन ए था और ये दूसरा बी था ना, यहाँ पर ए और बी की बात हम लोग कर रहे थे, कार ए और कार बी की। तो इसके हिसाब से अगर चला जाए तो भाई इसका समय देखिए कितना है, इसका समय कितना था यहाँ पर पहले वाली का जो इसने कवर किया था 5, मतलब यहाँ 6 जाएगा और यहाँ किसका हो जाएगा 5। मतलब एक प्रकार से ए के लिए √6 हो गया और बी के लिए √5 हो गया। ये स्पीड हो गई बता रहे हैं, ये चालों का अनुपात हो गया। अब यहाँ पर ए की चाल अपने को दिया है 55 और बी की चाल हमसे पूछ रहा है, तो √6 का मान हम कितना कर दें? 55। हमसे क्या पूछ रहा है? √5। हम क्या कर सकते हैं? √5 गुणे 55 बटे बताएं कितना? √6। अब यहाँ √6 इस तरह से कहीं ऑप्शन में है, नहीं है। रेशनलाइज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? √6 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। कर दिया मैंने। अब सुनिए क्या होगा, ये दोनों खत्म होके 6 हो जाएगा और ये 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो वो आपका हो जाएगा 55 गुणे √30 बटे 6। 55 गुणे √30 बटे 6, ऑप्शन नंबर डी ये सवाल का उत्तर होगा। सेकंड की स्पीड हो जाएगी दूसरी कार की। पहले कार की स्पीड कितनी थी? 55, दूसरे की 55 √30 बटे 6, ये सही उत्तर होगा। अगर यहाँ पर ये नहीं मिल रहा था तो ऐसे जैसे, क्योंकि अक्सर रेशनलाइज करके लिखा जाता है आंसर को, परिमेयीकरण करके, कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता है, ऐसा प्रेजेंट किया जाता है। अगले सवाल पर आइए। 156 के सभी गुणनखंडों का योगफल, इसके लिए जो नंबर आपको दिया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन 156 का, देखिए अगर हम इसको डिवाइड करें 156, देखिए ऐसे बनाते हैं, 2 सते 14, ठीक है, 2 अठे 16, फिर 2 से किया, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से किया, जब तक ये होता है तब तक करा जाता है 13। अब आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, करेक्ट है। हमें इसके सभी गुणनखंडों का योग करना है, मैं आपको करके देता हूं। देखिए इसके सभी गुणनखंड होंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यह हुआ 1, यह हुआ 2, यह हुआ 4, 4 2 6 7। इसके सभी गुणनखंड 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, यह हुआ 1, यह हुआ 3, मिलकर 4। इसके सभी गुणनखंड 13 की पावर 0, 13 की पावर 1, यह भी आपका हो जाएगा 14, क्योंकि 13 की पावर 0 1 होगा और 13 हो जाएगा 14। तो हो गया 7 गुणे 4 गुणे 14, ये सभी गुणनखंडों का योग होगा। 7 चौके 28 गुणे आप 14 कर दें, 14 8 112 कैरी 11, 14 दूना 28, 11 कितना होगा? 28 और 11 28 10 38 39, ठीक है, 28 10 38 39, तो मतलब कितना हो जाएगा? 392। 392 पहले ही ऑप्शन में है, सभी गुणनखंडों का योग होगा। 156 के जितने भी टोटल फैक्टर्स हैं उनका सम मतलब एडिशन आपका 392 हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस होता है कि हम सभी जो नंबर दिया रहता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, जो सभी गुणनखंड बने उनके सारे और गुणनखंड जितने भी बन सकते हैं पॉसिबल निकाल दें, परस्पर जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो सभी गुणनखंडों का योग आ जाएगा।
एक सेमिनार में विषय थे ए, बी और सी में भाग लेने वालों की संख्या क्रमशः 96, 160 और 224 है। आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। यदि प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागी बैठे हों और एक कमरे में सभी प्रतिभागी एक ही विषय से हों। तो मतलब यहाँ 3 विषय हैं, एक विषय ए है, दूसरा विषय बी है, तीसरा विषय सी है। इसमें जो प्रतिभागी भाग लेने वाले हैं उनकी संख्या देखिए कितना दे रखा है, उनकी संख्या है 96, उनकी संख्या है 160 और उनकी संख्या है कितनी 224। मुझे क्या करना है, इनको सब कमरों में शिफ्ट करना है। 2 बातों का ख्याल रखना है, जो कमरे होंगे उसमें एक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागी रहेंगे, बराबर बराबर हर कमरे में रहेंगे। दूसरा, एक कमरे में सभी प्रतिभागी जो बैठे होंगे एक ही विषय वाले होंगे, ऐसा नहीं ए के साथ बी बैठा हो बी के साथ। तो मुझे एक ऐसी संख्या चाहिए जो प्रत्येक को पूर्णतः काट सके, मतलब बेसिकली वह इनका एचसीएफ हो, मासा, जो 96 को भी काट सके, 160 को भी और 224 को भी, और वह सबसे अधिकतम संख्या ही एचसीएफ होती है। इसके लिए हम डिविजिबिलिटी से जा सकते हैं, इसके लिए हम डायरेक्ट एचसीएफ निकाल सकते हैं। डिविजिबिलिटी के हिसाब से सबसे बड़ा नंबर अगर सोचा जाए तो 32 है। तो 32 को अगर मैं ट्राई कर रहा हूं तो 32 ने इसको काट दिया, 32 यहाँ 96 होता है, मतलब इन 96 को रखने के लिए 3 कमरों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 32 से करिए 5 बार, 5 दूना 10, 5 तिया 15 काट सकता है। और 32 ने अगर इनको काट दिया तो काटने का सिस्टम सोचिए, 8 काट दे, 4 काट दे, ठीक है, 8 चौके 32, 8 दूना 16, 6 8 8 64 काट सकता है, 4 काट भी सकता है। तो 32 मेरे ख्याल से 6 बार जाएगा, 6 दूना 12, सॉरी 6, अगर हम इसको देखिए कितना ले जाते हैं, 3 कितना कर दें, अगर हम लोग जैसे देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो 32 से हम लोग कितना कर सकते हैं, कितना बार जाएगा आप सोच लीजिएगा, 4, मतलब इतना हम लोग को 32 से ऐसा डिवाइड करना है कि यह पूरी तरह से क्या हो जाए, इससे कट जाए। तो हम लोग यहाँ पर 32 से अगर हम भाग देते हैं 224 को, तो कितना बार जाता है बताइए, 32, 8 जाएगा, 8 दूना 16 नहीं, 7 दूना 14, 7 बार अगर करिए तो 7 दूना 14, 7 तरीके 21 22, बिल्कुल 7 यहाँ पर। अब एक नियम देखिए, जैसे ये कोई पूछ सकता था, जैसे अभी सवाल फिलहाल उत्तर 32 होगा, हमसे कमरों की रेखा हमसे पूछा क्या, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ध्यान से समझिए नहीं गड़बड़ होगा। जैसे इसने पूछा है आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, तो क्या 32 लगाने से सही होगा, नहीं, हमें कमरों की संख्या डिसाइड करनी, कुल कमरे कितने लगेंगे। आइए चेक करता हूं, अगर हमने कहा कि प्रत्येक कमरों में 32, अब जैसे ये पूछा होता कि प्रत्येक कमरों में न्यूनतम अधिकतम कितने लोग रह सकते हैं, तो प्रत्येक कमरों में अधिकतम 32 लोग रह सकते हैं, समझ रहे हैं। और अगर हम प्रतिभागी मतलब विषय एक ही बात करें तो इसके सभी प्रतिभागियों को ठहराने के लिए 32 या 96 मुझे 3 कमरे की जरूरत है, इसके सभी प्रतिभागियों को ठहराने के लिए 5 कमरों की जरूरत है, और इसके सभी प्रतिभागियों को ठहराने के लिए 7 कमरों की जरूरत है। तो 7 5 12 3 15, अपने को टोटल कुल 15 रूम चाहिए, तब जाकर वो सारे के सारे प्रतिभागी रुक पाएंगे। इस सवाल का उत्तर अगर 32 हमने लगा दिया तो गलत है, इसका उत्तर हमें डी ऑप्शन लगाना होगा। सारे ग्रुप डी का सवाल है और इस सवाल में हमें 15 टोटल कमरों की जरूरत पड़ेगी। 15 आप लोग इसके लिए राइट सोल्यूशन लगाइएगा। सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सवाल है, पूरा आपका बोर्ड मास चल रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट भी है, एनटीपीसी का सवाल है सीबीटी 1 का। ट्राई करते हैं, सबसे पहले 3 से इसको डिवाइड करते हैं 4, 11 से 4 घटाते हैं 7, ठीक है। 4 से देखिए यहाँ पर आप है, पहले ध्यान दिए गलती से आप को पहले किया जाता है फिर भाग किया जाता है, पहले गुणा करिए 12, 12 सते 84, 7 से 7 खत्म ही हो गया, 0 पूरा का पूरा गायब, केवल इससे इसको घटाइए 0, 4 से 3 1, 110 आ रहा है, यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है 110। ठीक, चलो ये देखिए बहुत शानदार सवाल है, द्विघात समीकरण का सवाल है। द्विघात समीकरण बहुत बेहतरीन दिया है इसमें, कैसे 2p + q का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी प्लस क्यू है, एक्स है प्लस 1 है। एक द्विघात समीकरण है, इसके मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। मूलों की प्रकृति के लिए डी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जिसे विविक्तिकर कहते हैं। आइए हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे हमारा कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c है, इसका जो विविक्तिकर होता है बराबर 0 अगर है तो विविक्तिकर d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो अगर हम d निकालें यहाँ पर b² - 4ac, समझ रहे हैं। आइए ट्राई करते हैं। तो b अपना कितना है a, 2 इंटू पी प्लस क्यू का हम लोग क्या कर दे बताइए होल स्क्वायर, ये हो गया b² - 4 गुणे a की जगह पर लिखिए 2 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए, और इसके बाद यहाँ पर 1 से गुणा करने कोई मतलब तो है नहीं, समझ रहे ना। तो 4 इंटू ए तो a का मान है ना, और c का मान कितना है 1 है, 1 को लिखने की ना लिखने की कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि 1 का प्रोडक्ट कोई इंपैक्ट डालेगा नहीं। ये हो गया 4p + q का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या है बताइए,
यहाँ पर अगर हम लोगों ने सोचा तो 4 दूना कितना होगा 8। 8 क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसके ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है, केवल पी, देखो होल स्क्वायर, हाँ ठीक है 8p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब सुनिए, अगर इस रिजल्ट को सोचा जाए तो अगर हम p प्लस क्यू कॉमन कर ले होल स्क्वायर, जो भी होगा यहाँ पर कितना होगा 4 माइनस 8। अब 4 माइनस 8 इस पूरे नंबर को नेगेटिव बना देगा। तो हमने पढ़ा अगर d हमारा लेस देन 0 है, मैंने द्विघात का सेशन लिया, आप देख लीजिएगा, तो मूल हमेशा क्या होंगे पता है, काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इस सवाल में देखिए काल्पनिक मूल बी ऑप्शन दे रहा है, मतलब यह जो वैल्यू हल होगी तो डी नेगेटिव आ रहा है, और डी अगर नेगेटिव होगा, 0 से छोटा होगा, तो मूल हमेशा काल्पनिक होंगे। तो इस सवाल का उत्तर डी है, राइट सोल्यूशन में आप लोग देख सकते हैं। अब जो अगला सवाल आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति का सवाल है, और एनटीपीसी का एग्जाम हो, एलपी का हो, ग्रुप डी का हो, एडवांस का अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है एडवांस का, क्योंकि एडवांस कोऑर्डिनेट से भी बहुत सवाल देता है, ऊंचाई दूरी से देता है, त्रिकोणमिति से देता है। अब त्रिकोणमिति का है बेसिक आइडेंटिटी ही लगेगी, लेकिन सवाल तो ठीक ही है, एनटीपीसी का सवाल है सीबीटी 2 का। और tan थीटा 3 cot थीटा बराबर 2√3 दिया है। थीटा की वैल्यू चलो अलग बात है कि 0 से बड़ी, मतलब आपकी एक्यूट एंगल ही होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है। कोसेक स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, करेक्ट है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि tan थीटा प्लस 3 cot थीटा बराबर कितना दिया है 2√3। द्विघात समीकरण बनेगा मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है, करेक्ट है। अब यहां से चाहे cot थीटा को 1/tan थीटा कर दो, एक ही बात होती है। हम इसको tan थीटा लिख दें, ऐसे रहने देते हैं, इसको 3 × 1/tan थीटा कर दें, बराबर कितना है 2√3। इसको हल करते हैं, देखिए इधर ही जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा होगा, प्लस यहाँ पर 3 रहेगा, अपान tan थीटा होगा, बराबर कितना बताइए 2√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब ऐसे लिखें tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर 2√3 tan थीटा। अब इसको एक देखिए ऐसे प्रेजेंट करता हूं मैं लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2√3 tan थीटा बराबर प्लस कितना है 3 बराबर 0। अब सुनिए, द्विघात की तरह बन गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। एक कांस्टेंट टर्म है 3 को ले जाइए tan स्क्वायर के गुणांक अर्थात 1 से गुणा करिए, 3 ही होगा। 3 का ऐसा दो गुणनखंड करिए जिनका जोड़ या घटाना -2√3 हो जाए। सिंपल है कि √3 × √3 तो आपका 3 ही होता है, और इसको 1√3 कहेंगे, इसे 1√3 कहेंगे, तो 1 1 मिलकर 2 होता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा माइनस इसको 2√3 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, यहाँ लिख सकते हैं √3 प्लस √3, समझ रहे हैं, जिससे कि दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 3 होगा और दोनों का जोड़ 2 होगा। tan थीटा प्लस 3 बराबर कितना होता है 0। तो हम इसको लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस √3 tan थीटा माइनस √3 tan थीटा प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से अगर पेयर बनाकर चलते हैं तो पेयर में कितना आएगा, यहाँ पर tan थीटा अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो tan थीटा माइनस √3 हो गया। सेम यहाँ से भी अगर मैं √3 कॉमन कर लूँ तो tan थीटा बाई √3 × √3 तो 3 होता है, तो -√3 हो गया। मतलब मैं लिख सकता हूँ tan थीटा माइनस √3 tan थीटा माइनस √3, तो tan थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू आपको √3 मिलेगी, क्योंकि इसका वर्ग 0 होगा तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं tan थीटा √3 होता है। tan थीटा कब √3 होता है बताइए, tan थीटा कब √3 होता है पता है, tan 60 पर। तो tan थीटा बराबर आप tan 60 कर दीजिए, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ रही 60। अगर हम थीटा की वैल्यू को 60 उठा के कोसेक में रख दें तो कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 कितना होता है √3/2। तो √3/2 का आप उल्टा कर दीजिए, क्योंकि तो साइन का है ना, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 होगा, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का 3, 4/3 देखिए सी ऑप्शन। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन है, जो आप लोग 4/3 लगा सकते हैं इस सवाल के करेक्ट आंसर के रूप में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल क्या है। त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी मतलब ए से डी पर एक लंब डाले, या ऐसी कोई बिंदु मतलब जो कोण ए को समद्विभाजित करे तो मीडियन कहलाएगी, ये तो श्योर है। अब त्रिभुज को देखकर हम उसको जो है एल्टीट्यूड भी सोच सकते हैं। और जो डी है बीसी पर स्थित एक बिंदु है, डी जो है बीसी पर कहीं बिंदु है। यम AC बराबर 4.2 सेंटीमीटर AC की वैल्यू दिया है, यम BD बराबर 4 दिया है, यम BC बराबर 7 दिया है, यम AB का मान तो पहले बिना फिगर बनाए तो कुछ संभव नहीं है।
हमने देखिए ऐसे फिगर बनाया, एक ट्रायंगल हमने जनरेट किया, ट्रायंगल का नाम देखिए पूरी तरह से एबीसी है, एबीसी है। सवाल इसने हमसे कहा कि एक हमारे पास देखिए एडी आकर पड़ी, अब इसको हम समकोण माने कि नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं मान नहीं सकते, मतलब श्योर नहीं हो, श्योर तभी होता है जब एडी आकर के इसके ऊपर लंब डालती है, तब तो हम मानते कि इस पर समकोण बन रहा है। इसने कोण ए को दो इक्वल पार्ट में, मतलब दिस विल इक्वल टू दिस, ये दोनों बराबर है, इतना श्योर कर दिया। और इसने हमसे कहा कि जो डी है ना वो बीसी पर, ये तो लिख दिया यहाँ पर, बीसी पर स्थित एक बिंदु है, समकोण तो बोला नहीं है। यम एसी, एसी की वैल्यू देखिए यहाँ पर 4.2 दिया है, ये दिख रहा है आपके सामने। बीडी की वैल्यू हम लोग को दे रखा है, कितना बताएं, 4 दिया है, ये भी दिख रहा है। और बीसी की वैल्यू देखिए 7 दिया है, बीसी मतलब पूरा का पूरा बीसी 7 दिया है, ये भी दिख रहा है आपके सामने। एबी की लेंथ हम लोगों से पूछ रहा है, ये हमको बताना है, करेक्ट है। यहाँ पर देखिए जब समद्विभाजक के केस में एक नियम काम करेगा, वहीं से हम लोग आंसर कर सकते हैं। ग्रुप डी का सवाल है, अगर ये 7 है 4 है तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सिमिलरिटी भी डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि कोणों का कोई सिस्टम है नहीं। हाँ, अगर ये समकोण बनता तो हम कोणों के सिस्टम से जा सकते थे, बट कोणों का कोई सिस्टम है नहीं, सिमिलरिटी नहीं निर्धारित कर सकते। एक ही मेथड होता है ए बी, जब यह तब होता है पता है, जब यहाँ पर ये दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर अगर हम ए बी ले लें, ए बी को हम कंपेयर करें किसके साथ, डीसी के साथ या सी डी के साथ, बराबर। इसी प्रकार से अगर हम ए सी ले लेते हैं, ए सी के साथ हम किसको सेट करेंगे, बी डी के साथ। यह एक रिलेशन बनता है इनको अप्लाई करने का। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी की लेंथ अपने को नहीं पता है, सी डी की लेंथ अपने पास 3 है, ए सी की लेंथ 4.2 है और बी डी की लेंथ 4 है। 3 से इसको डिवाइड करिए, हाँ 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, 1.4 इंटू 4 कर दीजिए, 14 चौके 56, 5.6 सेंटीमीटर आएगा। ये ग्रुप डी का सवाल था, ठीक सवाल है, मतलब आप इस तरह के सवाल की इस रिलेशन को दिमाग में रखिएगा। यहाँ कोई सिमिलरिटी नहीं लग रही है, लेकिन इस कोण के समद्विभाजक होने से हम इसको जनरेट कर दे रहे हैं, जो मैंने आपको बताया। ये भुजा इस अपोजिट के साथ रिलेट करेगी, इसके साथ इसका प्रोडक्ट और इसके साथ इसका प्रोडक्ट, मतलब तिरछा सिस्टम होता है। इसका देखिए इसके साथ बना दिया, इसका इसके साथ बना दिया, ऐसे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा जब भी कभी कोई सवाल आए, ठीक है। एक समलंबकार मतलब समलंब चतुर्भुज जिसे कहेंगे, पी क्यू आर एस इसका नाम है। मैं जो पी क्यू है आर एस के समांतर है, बना देता हूँ, चिंता मत करिएगा। पी क्यू 12 दिया है, आर एस 22 दिया है। पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी 14 दे रखा है। इसमें समान क्षेत्रफलों के 2 फसलों की बुनाई की जानी है। प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसान है, क्षेत्रफल निकाल करके आधा कर दीजिए। समलंब चतुर्भुज आप देखो ऐसे होता है, ये है 2 भुजाएं समांतर होती हैं और 2 असमांतर होती हैं। प्रॉपर मैं बनाया नहीं हूं, लेकिन ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये इसके समांतर है। कह रहा पी क्यू आर एस में पी क्यू समांतर आर एस के है, करेक्ट। पी क्यू अपना 12 दिया है, आर एस अपना 22 दिया। जो बड़ा है उसको देखिए, ये 22 है और ये 12 है। अब जैसे कह रहा है वैसे देखिए, पी क्यू आर एस जैसे बोल रहा है ऐसे बना दिया, पी क्यू और आर एस को समांतर भी बना दिया। इन दोनों के बीच की दूरी कितना दे रखा है बताएं, इन दोनों के बीच की दूरी 14 दिया है। यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 14 है, ठीक है, 14 है। अब हमको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि अगर कभी अभी मैं इसका एरिया अगर जब मैं आपको बताऊं, 1/2 सम ऑफ द, मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का जोड़। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, पी क्यू प्लस आर एस, गुणे उनके बीच की दूरी। दूरी मतलब जो जाकर इस पर समकोण बना रही, मान लीजिए पी एक्स है, ऐसे कर दिया हमने, करेक्ट। तो 1/2 लिखा हमने। और पी क्यू हमारे पास एक देखिए 22 है प्लस 12 है, अलग अलग है, हालांकि मैंने पी क्यू 12 यहाँ लिखना चाहिए था, 12 और 22 कोई बात नहीं, आप समझ रहे होंगे। और इसकी लेंथ यहाँ पर 14 है, ठीक है। 2 सत्ते 14 होता है, ठीक। 12 22 44 कितना 34 हो जाएगा। 34 गुणे आप 7 कर दो, लेकिन ये पूरा एरिया होगा। अब जिसका ये मैदान था उसने इस पर फसल लगाने के लिए तय किया था, इस पे समान क्षेत्रफल के 2 फसलों की बुआई करनी है, ठीक है। प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल मतलब आधा कर दीजिए, आधा करिए, 2 से 17 बार होता है, 17 सत्ते 119 होता है। 119 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर और 119 सेंटीमीटर स्क्वायर के 2 क्षेत्र उसने यूज किए और अपनी फसलों को वहां पर बोया। ये भी ग्रुप डी का सवाल है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आप समलंब चतुर्भुज के पढ़ सकते हैं। ये देखिए अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं। 10 मीटर लंबे खोखले स्टील पाइप की सभी सतहों को पेंट करना है। इसकी हमें लागत बतानी है, कुल खर्च, जिसका आंतरिक और बाहरी व्यास डायमीटर होता है क्रमशः 15 और 17 सेंटीमीटर दिया है। यदि सतह के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की लागत 0.15 रुपए है। पाई का उपयोग दिया है, एनटीपीसी का सवाल है, आप लोग इस सवाल को समझिए।
सबसे पहले आप एक सिलेंडर सोचिए जो पाइप है बेसिकली, और वो भी खोखली बोल रहा है। तो खोखली का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे अगर कोई बॉटल है, हालांकि बॉटल को प्रॉपर एक शेप नहीं दे सकते आपके, सिलेंडर हो जाएगा। ये देखिए ऐसे हमने सोचा, ठीक है, ऐसे सोचा, ये देखिए खोखला हो गया प्रॉपर। ये बना लेते हैं अच्छे से इसको, ये देखिए खोखला है। अब इसमें ध्यान समझिएगा, अगर इसने आंतरिक रेडियस 15 बोला, आंतरिक डायमीटर 15 बोला है, तो आंतरिक रेडियस 7.5 होगी। और अगर बाह्य बोला है 16 17, तो 17 का आधा 8.5 होगा। यहां से यहां तक 8.5 होगा, और ये 7.5 दोनों सेंटीमीटर में है। इसके अलावा इसने इस लेंथ को बोला है कि हाइट है, जो उसकी लंबाई है, और लंबाई कितना बोला, 10 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप चाहे तो इसको अभी से 1000 सेंटीमीटर कर सकते हैं। करेक्ट है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है। मैं खोखले का अगर सरफेस एरिया बात करूंगा, जैसे बॉटल है, मान लीजिए देखिए बॉटल है, गिलास है, ये गिलास सपोज करिए, इसके बाहरी सतह और इसके अंदर के सतह दोनों का एरिया निकालना है। तो अगर मैं टीएसए बोलूंगा, तो टीएसए में सबसे पहले 2 पाई कैपिटल आर एच होगा जो बाहरी सतह का क्षेत्रफल है, प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच होगा जो आंतरिक सतह का क्षेत्रफल है। साथ साथ अगर बाउंड्री पर चलिए, इसके बेस पर आइए, तो 2 रिंग बने हैं, एक रिंग ए है और एक रिंग ए है। करेक्ट, 2 रिंग है। एक रिंग का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा। तो 2 रिंग है तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा। इसमें से अगर हम टोटल ऐड करेंगे तो 2 पाई कॉमन कर लेते हैं। जैसे कॉमन करेंगे तो कैपिटल आर एच होगा प्लस स्मॉल आर एच होगा प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। इतना है, हम लोग फार्मूला बनाते समय भी ध्यान देते हैं इन सब बातों का, ठीक है। अभी चाहे तो यहाँ से भी कई चीजें बना सकते हैं, फिलहाल इसको 2 गुणे 22/7 करिए, कैपिटल आर एच। अब कैपिटल आर एच क्या है बताइए, जो आर एच आपका 8.5 है, या तो मैं एच यहाँ से कॉमन कर लूं, आर प्लस आर हो जाएगा, आर प्लस आर होगा कि नहीं, यस, और इन दोनों को जोड़िए, 8 7 15 16 हो गया, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब 8.5 का होल स्क्वायर माइनस 7.5 का होल स्क्वायर। एक बार दोनों को जोड़िए, एक बार दोनों को घटाइए, जोड़ने पर आया 16 और घटाने पर आया 1, तो 16 ही लिखिए, करेक्ट है। अब यहां से देखिए 2 गुणे 22/7 ऐसे रहने दीजिए, इसमें से 16 निकाल लीजिए अभी से, ठीक है, 16 निकाल लीजिए, ये निकाल दिया, देखो जैसे निकाला एच, एच मतलब 1000 और यहाँ पर 1, तो 1001 हो जाएगा, ये कर दिया। ये टोटल एरिया है। अब इसमें हमें खर्च अगर निकालना है तो खर्च के लिए 0.15 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 0.15 रुपए है, तो बटा 100 कर दीजिए, करेक्ट है। अब सुनिए, जो खत्म हो खत्म करिए, जैसे जैसे ध्यान से देखिए, सबसे पहले 7 से जा रहा है तो इसको खत्म करिए। 7 से देखिए कितना जाएगा, 7 से जाएगा 7 1 के 7, 3 0, 7 चौके 28 और 7 3 21, 143 हो जाएगा, कटा। अब देखिए जो खत्म हो रहा है उसको भी फाइनल करिए, जैसे 4 चौके 16 है, 4 25 बार इतना होता है, 5 पचे 25 है, 5 15 होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर 5 है अभी बेसिकली, और देख लीजिए कितना हो रहा है, 4 दूना 8, 22 अट्ठे कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8, 22 अट्ठे 176 होता है, गुणे 143 है, गुणे 3 है, बटे 5 है। अब इसका प्रॉपर आपको प्रोडक्ट करना होगा। अगर हमें तीनों का, देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, जैसे 3 से कटने की स्थिति, कहीं 4 3 7 1 8 नहीं, 7 से 13 1 14, ऐसे डायरेक्ट देखिए 5 से कटने की स्थिति तो बन नहीं रही है, तो हम लोग को इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अपने पास वैल्यू कितनी हो जाती है, जैसे अपने पास कितना है, 176 है, ठीक है, 176 है, 143 है, 143 है, और उसमें हम अगर 3 से गुणा कर देते हैं और उसको हमने किससे भाग कर दिया, 5 से, तो आ जाएगा 15,100, 15,100.8, 15,100.8, मतलब अगर इसका सोल्यूशन करते हैं 15,100.8, ये राइट सोल्यूशन है, जो कि आपके सामने देखिए ये है बी, ए ऑप्शन में 15,100.8, इसके सोल्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन है पहला ऑप्शन। निम्न आंकड़ों के माध्य दे रखा है आपके सामने, कितना दिया है, माध्य, मीन दिया है 4 है, तो लुप्त बारंबारता बतानी है, यहीं पर होगा ये, यहाँ पर लुप्त वैल्यू x कर लेते हैं। सबसे पहले नियम के हिसाब से 3 तिया 9 होता है, 5 चौके 20 होता है, और 9x होता है, ठीक है, और 8 दूना 16 होता है। सबको जोड़िए तो 16 9 25, 25 20 45, 45 प्लस 9x हो गया सबका जोड़, करेक्ट है, fx का। और सारी बारंबारताओं को जोड़िए, 8 4 12 3 15,
15 प्लस एक्स है, इसको अगर हम माध्य से गुणा कर दे तो योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, हम लोग लिख सकते हैं कि 45 प्लस 9x बराबर 15 चौके 60 प्लस 4x, इसके इधर कर दे 5x बराबर 60 15 हो गया, तो x बराबर 3 हो गया। तो जो लुप्त वैल्यू जो आपसे पूछ रहा था उसका राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन होगा। इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया होगा, सवाल सारे डन हो गए। अच्छे से सभी लोग कर लीजिएगा, सीट पूरा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ भी अच्छे से नोट करिएगा, समझते चलिएगा, और किसी भी कंफ्यूजन को कमेंट में जरूर मेंशन करिए। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।